टीचर स्पीक्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का लेसन है द अल्केमी ऑफ नेचर। इस लेसन की लेखिका है रक्षा भरादिया। इस लेसन को बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा गया है। सबसे पहले हम जो पोइट हैं विलियम ब्लेक, उनकी इन 4 पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड and a heaven in a wild flower, hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour। बच्चों, सबसे पहले तो द अल्केमी ऑफ नेचर, इसका अर्थ है कि प्रकृति के तत्वों में जो रासायनिक क्रिया प्रतिक्रिया होती है और उसके बाद चमत्कार होते हैं, जो प्रकृति अपनी जादू या अपने चमत्कार दिखाती है, उसे सही अर्थों में द अल्केमी ऑफ नेचर कहते हैं। इसे प्रकृति की किमिया यानी कि वही अल्केमी, रासायनिक, प्रकृति के विभिन्न तत्वों के बीच में जो रासायनिक क्रिया प्रतिक्रिया होती है तत्वों के बीच में। बहुत बड़ी बात मैंने कह दी बच्चों, इसे समझना इतना आसान नहीं है क्योंकि आपकी उम्र अभी बहुत छोटी है। तो सीधे साधे शब्द हम लेते हैं प्रकृति के चमत्कार, बस। अब यहाँ पर जो हमारे पोइट हैं विलियम ब्लेक, उन्होंने भी बहुत बड़ी बात कही है। अब ये बात ऐसी है जिसमें कल्पना के पंख लगते हैं। सभी इसे अपनी अपनी तरह से समझते हैं क्योंकि अर्थ बहुत ही विशाल है, विस्तृत है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर 2 विरोधी शब्दों का प्रयोग हुआ है। टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, आप पूरे विश्व का दर्शन कर लीजिए बालू के एक कण में। आपने 2 विरोधी शब्द देखे बच्चों। अ ग्रेन ऑफ सैंड यानी बालू के एक कण, कितना छोटा, और विश्व कितना बड़ा। परंतु यहाँ पर इस बात में सत्व और तत्व है कि आप जो बालू के एक कण में जो गुणधर्म पाए जाते हैं वही पूरी सृष्टि में, मोटे तौर पर इसे समझना है बच्चों, इसको बहुत ज्यादा इसकी बाल की खाल नहीं निकालनी है। पूरी सृष्टि में जो बालू फैली है या मिट्टी फैली है उसमें भी वही गुणधर्म पाए जाते हैं। इसे बूंद से ज्यादा अच्छा समझोगे। जो समुद्र में है वही समुद्र की एक बूंद में है, जो एक बूंद में है वही समुद्र में है। तो ये विरोधी भाव आ गया कि जो टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, बालू के एक कण में जो गुणधर्म पाए जाते हैं वही पूरे विश्व में विद्यमान है। एंड द हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, इसे समझना बहुत आसान। हम कहते हैं कि स्वर्ग कितना सुंदर होगा, या वे सुंदर को स्वर्ग ही कहा जाता है। परंतु क्या हम स्वर्ग होता है क्या? स्वर्ग एक एहसास है, एक अनुभव है खुशी का, अच्छेपन का, कि हमें अच्छा महसूस हो रहा है। परंतु ये इतने बड़े स्वर्ग के दर्शन आपको एक छोटे जंगली फूल में भी हो सकते हैं। देख लिया बच्चों आपने, 2 विरोधी शब्द, हेवन स्वर्ग, फ्लावर अ वाइल्ड फ्लावर एक जंगली फूल। अगर हम किसी भी फूल को देखते हैं, अब हमें नहीं पता वो जंगली है कि वह बगीचे में उगाया हुआ है। फूल तो फूल ही है, जंगल में यूं ही उग जाता है। उस फूल को देखकर हमें उतना ही अच्छा महसूस होता है जितना हमें शायद कोई ये कहे कि अरे स्वर्ग या हेवन तो ऐसे होता है। तो हम कह सकते हैं भाई ये जो हेवन है हमने यहीं पे देख लिया है। होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड। अब यहाँ पर भी 2 विरोधी शब्द हैं। होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड, आप पूरे विशाल अनंत ब्रह्मांड को अपने हाथों में ले सकते हो। इन द पाम ऑफ, हाथ की हथेली में ले सकते हो। एंड इटर्निटी इन एन आवर, और जो अनंत काल जो है, अनंत काल जो ब्रह्मांड में अनंत काल के जो दर्शन हैं वो आपको 1 घंटे में भी हो सकते हैं। बच्चों, इसमें अब जैसे कि आपने सेकंड लाइन में भी देख लिया कि आप हेवन को जब एक फूल में महसूस कर सकते हो, तो फूल को अगर आप हाथ में ले लेते हो, होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड, तो आप ऐसी कई अनंतताओं को, ऐसे कई अनुभवों को अपने हाथ में ले सकते हो। और जो अब ये सत्व और तत्वों की बात है बच्चों, इसे दर्शन शास्त्र में तत्व जिज्ञासा कहते हैं। और विलियम ब्लेक एक बहुत ही पहुंचे हुए कवि थे। तो इसीलिए बच्चों, इन पंक्तियों में सारांश केवल यही है कि आपको 2 विरोधी बातें कही गई हैं। अगर आप किसी बड़ी चीज को नहीं भी ले सकते तो आप छोटी सी, उसके छोटे रूप या सार तत्व से भी सब कुछ ले सकते हो। बच्चों, अब हम समय और नहीं बिताते, फटाफट इस पाठ को लेते जाते हैं।
We instinctively turn to outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing our well-being. हम क्या करते हैं बच्चों कि हमारा ध्यान अपने आप बाहर की एक्टिविटीज यानी कि घर से बाहर हम प्रकृति में जाना बहुत पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति से हमें रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है एंड एनहेंसिंग। पता नहीं शरीर में क्या अल्केमी होती है। अल्केमी का मतलब पहले भी बताया है आपको, क्या रासायनिक क्रिया प्रतिक्रिया होती है कि जैसे हम प्रकृति में जाते हैं हमारा रोम रोम आनंद से एक अच्छेपन के एहसास से भर जाता है। तो नेचर सूद्स एंड नर्चर्स। बच्चों तुम बड़े होशियार हो, मैं अगर छोटे में भी बताऊं तो आप समझ जाओगे, क्योंकि पाठ को बहुत लंबा नहीं लेना है आप। नेचर सूद्स एंड नर्चर्स। प्रकृति है वो हमें सूदिंग आराम देती है, एंड नर्चर्स, नर्चर्स यानी कि हमें अच्छेपन का एहसास दिलाती है, हमें हमारा पालन पोषण करती है। नेचर फुलफिल्स एंड मोटिवेट्स। बस प्रकृति में चले गए, बाहर घर से बाहर निकल आए तो नेचर फुलफिल्स, नेचर हमें, प्रकृति हमें बहुत कुछ रसायन तत्व भर देती है एंड मोटिवेट्स, और हमें मोटिवेट करती है यानी हमारा उत्साह बढ़ाती है। नेचर विस्पर्स एंड कमांड्स। नेचर, प्रकृति हमारे कानों में कुछ कहती है और कुछ आदेश देती है। हाँ बिल्कुल, आजकल आप कोरोना के पीरियड से गुजर रहे हो तो प्रकृति बार बार कहती है भीड़ मत लगाओ, प्रकृति को समझो। पर जब हम प्रकृति को नहीं समझते तो प्रकृति हमें कोरोना के तरीके से या किसी और तरीके से समझाती है। फिर आर यू लिसनिंग? क्या आप सुन रहे हो? When I do, it leaves me in complete awe. लेखिका रक्षा भरादिया कहती है कि जब मैं सुनने की कोशिश करती हूँ तो मैं अ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट विद वंडर, मार्जिन में देखिए उसके अर्थ लिखे हैं, अ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट विद वंडर। जब मैं सुनने की कोशिश करती हूँ तो मैं सम्मान से और आश्चर्य से भर जाती हूँ। बच्चों अब तुम्हारी उम्र तो बहुत छोटी है इन सब बड़ी 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 बातों को समझने के लिए, परंतु अब मेरी उम्र बड़ी है इन बातों को समझने के लिए, तो मैं समझ पाती हूँ कि, और जो यहाँ की लेखिका है रक्षा भरादिया, उनकी भी उम्र अच्छी खासी है तो वो भी समझ लेती हैं। तो आप लोगों के लिए यही केवल कहा जाएगा कि आप समझने की कोशिश कीजिए। वी हैव अ हिबिस्कस प्लांट इन आवर गार्डन। लेखिका कहती हैं कि उनके गार्डन में एक हिबिस्कस यानी गुड़हल के फूल का पौधा है। एवरी फोर्टनाइट अ फ्लावर ब्लूम्स ऑन इट। हर 15 दिन में, फोर्टनाइट 15 दिन में एक फूल उस पर आ जाता है, ब्लूम्स खिल उठता है। बिग ब्राइट एंड टेंडर। फूल, बाप रे, फूल तो स्वर्ग के एहसासों को दिला देता है। तो वो फूल कैसा होता है? बिग ब्राइट एंड टेंडर, बड़ा होता है, ब्राइट यानी मुस्कुराता चमकदार, एंड टेंडर नाजुक। थ्रू द डे इट स्माइल्स विद द सन एंड डांसेस विद द विंड। 15 दिन में एक, तो 15 दिन में एक बार वो फूल खिलता है। खिलने के बाद वह पूरे दिन, सन थ्रू द डे इट स्माइल्स, पूरे दिन वो खिला रहता है। स्माइल्स यानी खिला रहना, विद द सन क्योंकि सूर्य प्रकाश की किरणों में वह खिलता है, एंड डांसेस विद द विंड, और जो हवा बहती है उसके साथ डांस करता है। बट एज इवनिंग अप्रोचेस इट स्टार्ट्स विल्टिंग। पर जैसे ही शाम होती है वह मुरझाने लगता है। विल्टिंग का आप मार्जिन में अर्थ देखिए, टू ड्राई एंड ड्रूप, सूखने मुरझाने लगता है। द मॉर्निंग आफ्टर इट विदर्स कंप्लीटली। दूसरे दिन तक वो पूरा विदर्स हो जाता है, सूख जाता है। एंड बाय इवनिंग इट फॉल्स एंड बिकम्स वन विद द अर्थ अगेन। और शाम तक तो वो धरती पर गिर जाता है और उसी के साथ एक हो जाता है। द फ्लावर कम्स टू लाइफ ओनली फॉर अ डे, yet it does so in full splendor. वह फूल केवल एक दिन के लिए खिलता है, परंतु प्रकृति की किमिया, प्रकृति की ये रासायनिक क्रिया प्रतिक्रिया तो देखिए कि वह एक दिन के लिए भी आता है तो ऐसी छाप छोड़ कर जाता है कि हम सभी उस फूल को निहारते हैं और अच्छा अच्छा महसूस करने लगते हैं। सो इट डज सो इन फुल स्प्लेंडर, यानी पूरी भव्यता के साथ वो खिलता है। स्प्लेंडर यानी कि बिल्कुल खुल के, भव्यता के साथ। वॉट इफ वी टू लिव्ड आवर लाइफ हाउएवर शॉर्ट टू इट्स फुलेस्ट। अब लेखिका कहती है कि क्या हम अपनी लाइफ के साथ ऐसे नहीं कर सकते? हमारी लाइफ शॉर्ट है,
परंतु जब हम जिए तो खुल के जिए। वी वेंट टू अ रॉकी बीच एंड सॉ द स्प्रेड ऑफ द मेजेस्टिक ओशन एंड द रॉक्स अलोंग साइड carved, sculpted and shaped by the water। अब यहाँ लेखिका एक और एग्जाम्पल देती हैं और मुझे भी लग रहा है बच्चों कि आप लोगों को भी ये चमत्कार सुनने में और समझने में अच्छे लग रहे होंगे। तो कहती है कि एक दिन हम रॉकी बीच यानी चट्टानी किनारे पर, तट पर या फिर पथरीले तट पर गए एंड सॉ द स्प्रेड ऑफ द मैजेस्टिक ओशन एंड द रॉक्स अलोंग साइड। वहां पर समुद्र किनारे, पथरीले तट पर या चट्टानी तट पर समुद्र, विशाल समुद्र फैला हुआ था, परंतु विशाल समुद्र के किनारे पर जो चट्टानें थी वो इतनी सुंदर तरीके से कार्व्ड, स्कल्प्टेड एंड शेप्ड थी, उन्हीं जैसी किसी ने खोद खोद कर, गढ़ गढ़ कर आकार दिया हुआ था। अब ये आकार देता कौन होगा? क्या हम और तुम गए थे वहां पर हथौड़ी लेकर और छेनी लेकर? नहीं। तो आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वाटर, पानी उसे आकार दे रहा था। अब पानी किसी को कैसे आकार देगा? ये तो बड़ी जादू है, बड़ी प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार है। वाटर इज सो जेंटल, रॉक सो हार्ड, येट एज द वाटर फ्लोज ओवर इट एवरी डे फॉर इयर्स द रॉक गिव्स इन। परंतु पानी भी अपनी जिद नहीं छोड़ता। वह लगातार, चाहे चट्टान कितनी भी कड़क हो, कठिन हो, पानी साल दर साल उस पर प्रहार करता रहता है और अंत में चट्टान उसे रास्ता दे देती है और चट्टान को आकार मिल जाता है। It takes the shape that the water commands। वाटर जो शेप देना चाहता है वह चट्टान उसे स्वीकार करती है। अब वो प्रॉब्लम्स आर सो कोलोसल। तो बच्चों, ये आप और हम दोनों जानते हैं कि हम मनुष्य हैं और मनुष्यों का जीवन तो मुसीबतों से ही भरा हुआ है। प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स। तो कोलोसल का मतलब है हमारी प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी है। आए दिन यहाँ से वहां से, वहां से यहाँ से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। एंड वी आर सो स्मॉल। और हम उन प्रॉब्लम्स के आगे बड़े छोटे हैं, क्योंकि हम कुछ भी तो नहीं कर पाते, कुछ भी तो नहीं बदल सकते। पर क्या प्रॉब्लम को लेकर यूं ही बैठे रह जाए, रोते रह जाए? नहीं नहीं नहीं, हमें पानी से सबक सीखना है कि चट्टान की तरह है प्रॉब्लम, पर हम भी पानी की तरह उस पर प्रहार करते रहेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्यूशन, सुंदर आकार में बदल देंगे। चलिए, थर्ड एग्जाम्पल और सुंदर है और अच्छा है बच्चों। वी सॉ स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास पीपिंग थ्रू द स्मॉल क्रैक्स इन अ कॉन्क्रीट पेवमेंट। वाह, ये और ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है। कॉन्क्रीट पेवमेंट, कॉन्क्रीट यानी सीमेंट और बहुत सारी चीजों से मिलकर जो ठोस रास्ते बने होते हैं, फुटपाथ बने होते हैं, वहां आप देखोगे कि ठोस कॉन्क्रीट फुटपाथ या रास्तों से घास निकल रही होती है। कितनी विरोधी बात है, कहां पर ठोस कॉन्क्रीट और कहां पर नाजुक सी पतली सी घास। We saw small bits of grass peeping through the small cracks in a concrete pavement। कहाँ से निकलती है वो घास? दरारों में से रास्ता बना के, कंक्रीट के रास्तों, फुटपाथों की दरारों में से रास्ता बना के निकलती है। It left us thinking, however impossible things may look, there is always an opening। चलिए, इससे भी प्रकृति ने कुछ तो हमें सिखाया। क्या सिखाया? कि कितना भी मुश्किल, इम्पॉसिबल कोई काम क्यों ना लगता हो, परंतु रास्ते होते हैं। अगला उदाहरण बच्चों, वी सॉ अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स इन द कोल्ड विंटर मंथ्स। वी थॉट इट्स चैप्टर वाज ओवर। अब जब विंटर का सीजन आता है, सर्दियों के सीजन में या पतझड़ के मौसम में सारे पत्ते झड़ जाते हैं पेड़ों के और हमें लगता है अब तो बस इनका काम तमाम हो गया, इनका तो चैप्टर ओवर हो गया। बट 3 months passed, spring set in and the tree was back to its green majesty once again, full of leaves, flowers, birds and life। आप सभी लोग समझ गए होंगे बच्चों, क्योंकि इतना मुझे लंबा लेसन नहीं खींचना है। तो 3 महीने बाद फिर वसंत ऋतु आई और उसी के साथ सब कुछ, पत्ते, फूल, चिड़िया, जीवन लौट आया। What if we too had the conviction that however difficult things are right now, it will not remain so forever? Remember, this too shall pass। तो हमें भी इसी तरह का कन्विक्शन यानी स्ट्रॉन्ग बिलीफ, एक विश्वास
हमारे अंदर होना चाहिए कि डिफिकल्ट थिंग्स आर, हाँ, हाउएवर डिफिकल्ट थिंग्स आर राइट नाउ, क्या अभी कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, ये हमेशा ऐसे नहीं रहेंगी, ये सब चली जाएगी. वी सॉ एन आर्मी ऑफ एंड्स लगिंग अ फ्लाई which was at least 10 times the ant size. हम और भी चमत्कार देखते हैं प्रकृति के, किसने ऐसे चमत्कार बनाए हैं, और इसीलिए हम उस परमपिता परमात्मा को याद करते हैं कि ऐसी अलकेमी बनाई है, ऐसी क्रियाएं बनाई है कि कितनी विरोधी क्रियाएं हैं ये सब. तो हमने ऊपर सभी विरोधी क्रियाओं को देखा, पानी और उसके साथ चट्टान, कंक्रीट के पेवमेंट, उसके साथ उसमें से निकली हुई पौधे या घास, वो सब देखा. तो यहाँ पर भी विरोधी शब्द है. वी सो एन आर्मी ऑफ एंड्स लगिंग अ फ्लाई, चींटियों की सेना एक मक्खी को लेकर जा रही थी. लगिंग मतलब कैरी और ड्रैग विद ग्रेट एफर्ट्स. वो चींटियों की सेना उन्हें उठाकर, एक मरी हुई मक्खी को उठाकर लेकर जा रही थी. विच वॉज एटलीस्ट 10 times द एंड साइज. जो मक्खी वो एंट की, चींटी के साइज से 10 गुना बड़ी थी. द एंट्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स अराउंड द फ्लाई. परंतु एंट्स के पास बुद्धि, कितनी बड़ी बुद्धि है कि उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज, संगठित किया मक्खी के इर्द गिर्द. लिफ्टेड इट ऑन फ्रेल फीलर्स. अपने फ्रेल फीलर्स क्या लिखा है, वीक लेग्स, अपने कमजोर पैरों पर उठाया. एंड कैरिड इट टू क्वाइट अ डिस्टेंस. और उसे थोड़ी दूर ले गए. क्वाइट डिस्टेंस यानी अच्छी दूरी तक ले गए. Their teamwork and perseverance were impressive. उनका जो टीम वर्क है और उनका परसिवरेंस, यानी बीच में कहीं वो टूटे नहीं, थके नहीं, रुके नहीं, झुके नहीं. दृढ़ता, परसिवरेंस यानी दृढ़ता के साथ चलते रहे. कितनी बड़ी बात है सीखने के लिए. What if we too are consistent, organized, focused? अगर हम भी इसी तरह कंसिस्टेंट यानी लगातार, ऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित, फोकस्ड यानी कि पूरा ध्यान देकर अगर अपना काम करें, तो हम मनुष्य हैं, क्या से क्या नहीं कर सकते. स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट येट वेरी स्ट्रॉन्ग. मकड़ी के जाले नाजुक होते हैं परंतु स्ट्रॉन्ग होते हैं. अ रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई. इंद्रधनुष पूरे आकाश को रंगों से भर देता है. ऑयस्टर्स टेक इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, दे ओपन अप विद अ पर्ल. ऑयस्टर यानी वो जो सीप होते हैं, शंख होते हैं, वो बालू का, रेत का एक कण लेते हैं और उसे मोती में बदल देते हैं. इननमरेबल स्टार्स शाइन अक्रॉस द इन्फिनिट स्काई. जो रात को अनगिनत तारे अनंत आकाश में टिमटिमाते रहते हैं. क्लाउड्स टेक न्यू शेप्स विद एवरी पासिंग मोमेंट. जो बादल है वो नए नए आकार को धारण करते हैं. द विंड मेक्स ट्री डांस विद अनहिंडर्ड पैशन. जो बहती हुई हवाएं हैं वो पेड़ों को नृत्य करना सिखाती हैं. पेड़ यहाँ वहां झूमते हैं बिना किसी रुकावट के. Water without hint of ego changes its form according to the dictates of the sun and the wind. जो पानी है उसे चाहे जो आकार दे दो, वो उस आकार को ले लेता है. सूर्य और हवा पानी को जिस आकार में ढालना चाहते हैं, पानी उस आकार को स्वीकार कर लेता है. उसमें ईगो नहीं है, अहंकार नहीं है. When we see a caterpillar turn into a butterfly, जब हम लार्वा को सुंदर तितली बनते हुए देखते हैं. अ फ्लावर टर्न इनटू अ फ्रूट, एक फूल जब फल में बदलता है. वी एक्सपीरियंस द अल्केमी ऑफ नेचर. हम महसूस करते हैं कि प्रकृति जादू का खेल दिखा रही है, चमत्कार कर रही है. आबरा का डाबरा यानी कि रासायनिक क्रिया प्रतिक्रिया कर रही है और अपनी जादू बिखेर रही है. वी टच इट एंड बिकम गोल्ड ourselves. अगर हम इन बातों को समझ लेते हैं, इसे कहते हैं तत्व. तत्व एक बहुत छोटा सा तत्व, जो या सत्व या तत्व दोनों शब्द इसमें लगा सकते हैं, जो सारांश होता है. तो उस सारांश को अगर हम समझते हैं तो हमारा जीवन भी सोने से भर जाता है. हमारा जीवन सोने की तरह सुंदर हो जाता है. थैंक यू वेरी मच.